नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई की अमर कहानी के भाग 5 में। और जहाँ से हम कहानी छोड़े थे वहीं से आपको कहानी सुनाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई पूर्णतः मूर्छित होकर के बाबा रामदास के हाथों पर लेटी हुई गंगाजल शीतल दर डालने पर लक्ष्मीबाई अचेतना से चेतना में आती है। और आकर के जैसे ही चेतना में आती है तो वह अपनी लड़खड़ाती हुई होठों से कुछ शब्द बोलती है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा? पहला लाइन उन्होंने बोला, हर हर महादेव, जय भवानी। उन्होंने पहला लाइन ये बोला। दूसरा, भागवत गीता के कुछ श्लोक पढ़े। उसके बाद गर्दन में एक माला पहनी थी, वह माला खींच रही थी, निकाल रही थी, संभवतः दामोदर को देने के लिए। वह माला नहीं, वह एक राजकीय प्रतीक था जो दामोदर को देना चाह रही थी, एक तरह का उत्तराधिकार था। लेकिन उस घड़ी में भी वह इस बात का सोच रही थी कि किस प्रकार से वह अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर पाए। और उन्होंने लड़खड़ाते हुए होठों से यह बात बोला बाबा को और अपने उस अंगरक्षकों से कि यदि मैं, अब लग रहा है कि यह अंतिम क्षण मेरा चल रहा है, मेरे मरने के बाद मेरे शव को अंग्रेजों के हाथ में मत देना। और ये बोल करके वह हमेशा के लिए अचेत हो गई, गर्दन दाई तरफ झूल गया। सभी ने देखा नाड़ियां बंद हो चुकी थी। आनन फानन में बाबा रामदास ने कुछ निर्णय लिए। पहला कि उन्होंने दामोदर को उनके अंगरक्षक रामचंद्र राव से बोला कि इसे यहां से तुरंत हटाओ और ले जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ, यह अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहिए। और दूसरा, उनके साथ दूसरा अंगरक्षक था, जो कि दूसरा अंगरक्षक था, उन्होंने उनको उनके माध्यम से उन लोगों, चूंकि वो भी घवाहिल हो चुके थे, दूसरा अंगरक्षक वो भी घवाहिल हो चुका था, लहूलुहान हो चुका था, वह भी मूर्छित अवस्था में था, लेकिन फिर भी रानी का साथ दे रहे थे। बाबा और गुल मोहम्मद, जो उनका दूसरा सबसे वफादार अंगरक्षक था, बाबा और गुल मोहम्मद ने आश्रम के कुटिया में ही जलावन का प्रबंध कर तुरंत उनके शव का दहन कर दिया। थोड़ी देर बाद आए वहां पर बाबा के साथ, चूंकि वह बहुत बड़ा आश्रम था, वहां कई साधु सन्यासी रहते थे, तो उन लोगों ने थोड़ी देर के लिए अंग्रेजों से मोर्चा संभाला। इसलिए नहीं कि उन्हें झांसी के राज्य की सुरक्षा करना है, इसलिए कि रानी की जो अंतिम इच्छा थी कि मेरा शव अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, कम से कम वह जल जाए। लगभग घंटों तक अंग्रेजों से संतों ने लड़ा और मारा गया। वह जगह ही निर्मोही अखाड़ा कहा जाता है, जिस जगह जहां के संत लोग लड़े थे। वह निर्मोही अखाड़ा राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और आज राम मंदिर बन रहा है। वही निर्मोही अखाड़ा के संत लोगों ने राम मंदिर का भी लड़ाई लड़ा। अक्सर मीडिया में कभी कभी उनका नाम आता है। रामदास उसी निर्मोही अखाड़ा या उनका कुटिया वही ग्वालियर में था। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। घंटों तक युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद रानी, जब सन्यासियों का जत्था अंग्रेजों की गोली के शिकार हो गए, अंग्रेजों ने मंदिर में गया, वहां लाशों के ढेर लगे थे। जहां आग लगी हुई थी, अंग्रेजों ने, उनके सैनिकों ने लात मारकर देखा तो उसमें रानी का शव पूर्णतः जल चुका था। अंग्रेजों ने, उनके एक सिपाही ने या अधिकारी ने बोला कि वर्क इज फिनिश्ड, मतलब काम समाप्त हो गया। और वहां से अंग्रेज रिटर्न हो गए। अब बात यहां रानी के निधन का, जो शोक का माहौल है इस कहानी में, महारानी लक्ष्मीबाई का अंत बहुत ही दुखद, बहुत ही मतलब असहनीय पीड़ादायक रहा। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है, कोई भी इस कहानी को सुनेगा तो एक तरफ क्रोध तो अंग्रेजों के प्रति है ही,
दूसरा क्रोध उनके परिवार में उनके देवर के प्रति है, और तीसरा सबसे ज्यादा संतृप्त शोक अगर होता है और क्रोध आता है तो उस घोड़े के प्रति आता है, जो व्यक्त करना तो संभव नहीं है चूंकि वह एक जानवर था, लेकिन फिर भी क्योंकि घोड़े की जातियों ने इतिहास में अपना नाम अमर किया है। याद कीजिए महाराणा प्रताप वाली घटना में चेतक ने क्या भूमिका अदा किया है, चेतक ने किस तरह का रोल अदा किया था। इसी चीज को याद करते हुए एक बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने झांसी की रानी के पुण्यतिथि पर एक बहुत ही अच्छा कविता कहा है। मैं चाहूंगा यहां पर उस घोड़े के लिए कहा गया कविता आपको मैं जरूर सुनाऊं। विश्वास है कि आपको सुनकर अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब रानी मर गई तो आगे क्या हुआ, इसी वीडियो में बताएंगे, चाहे यह वीडियो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए, इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए पहले हम उस कविता को पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर कविता है, मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता नाले के पार उतर जाता, केवल तू इतना कर जाता चाहे अगले पल मर जाता। तेरे थोड़े से साहस से भारत का भाग्य बदल जाता, ओ घोड़े समर भवानी की, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस इस कविता का ऐसा लगता है जैसे मानो हमारी और आपकी निजी व्यथा को बताता। आगे की लाइन है, क्या उसे क्या उसे दिन क्या उस दिन तेरी काठी पर, काठी मतलब पीठ पर, क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी, क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी। घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था, हे अश्व शायद समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। अगला लाइन है, साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी, हे अश्व काश समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। तेरे थोड़े से साहस से भारत का भाग्य बदल जाता, चाहे अगले पर मर जाता, नाले के पार उतर जाता। कवि ने क्या कैसे लिखा है, मुझे तो आप समझ नहीं सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता, नाले पर ठिठके पांव में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हारा, मेवाड़ी ताज पीठ पर नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। बस अनुभव किया जा सकता है इन सभी लाइनों को। भूचाल चाल में भर लेता, कर अपना नाम अमर जाता, चाहे अगले पल मर जाता, नाले के पार उतर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। लेखक आगे कहता है, कवि क्या कहता है, अब घोड़े से नहीं, अब नाले से गुहार कर रहा है। क्या कह रहा है, जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू ही कुछ कर जाता, निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। अनभल मतलब जो अच्छे लोग नहीं होते। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तो चूक गया लिखते लिखते कुछ किस्से अमर कहानी के। एक छोटी सी कविता थी, लेकिन इसमें घोड़े पर बहुत ही सुंदर रचना है ये। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा।
चलिए हम आगे की बात करते हैं, घोड़ी पर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आगे की बात में ये है कि रानी का तो ये हो गया, निधन हो गया। निधन होने के बाद गुल मोहम्मद के बारे में बताया जाता है, जो कि रानी का अंगरक्षक, वफादार अंगरक्षक था। तो जलते हुए रानी के उस चिता के पास ही वह तड़प तड़प कर मर गया। अंत में ह्यूरोज, जो कि ब्रिटिश सेनापति था, जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने सार्वजनिक घोषणा में कहा लक्ष्मीबाई के लिए, यह भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, मैंने अब तक ऐसा महिला न देखा न सुना था। दुश्मन भी इनकी वीरता के आगे नतमस्तक हो गया। अब अगर बात करें महारानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी का मतलब मरने के बाद अब बात आता है कि रानी के निधन के बाद झांसी के किले का क्या हुआ और उनके पुत्र दामोदर राव का क्या हुआ। बड़ा बढ़िया यहाँ पर भी आपको जानकारी मिलेगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है, देखना है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं झांसी के किले का। 3 दिन बाद झांसी के किले पर अंग्रेजों ने पूर्णतः अपना कंट्रोल कर लिया और झांसी के किले को बहुत दिनों तक अंग्रेजों ने अपने कब्जे में रखा और उसके बाद में उस किले का अधिकार बाद में ग्वालियर नरेश, जो कि सिंधिया परिवार के राजा जयाजीराव सिंधिया को दे दिया। जयाजीराव सिंधिया से 1939 में अंग्रेज ने उसे केंद्रीय संरक्षण में लिया, जो आज तक सरकार के नियंत्रण में है। किले के साथ तो ये हुआ। दूसरा, अब दामोदर राव की बात हो रही है, जिस दामोदर राव के लिए मरते दम तक रानी ने चिंता व्यक्त की, जिस दामोदर राव को पीठ पर लिए हुए इतना बड़ा संग्राम हुआ और ये पूरे युद्ध का केंद्र बिंदु दामोदर राव ही था। वह दामोदर राव को जब रामचंद्र राव लेकर रास्ते से जा रहा था तो अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी उसके पीछे लग गया। अब रामचंद्र राव के पास में कोई चारा नहीं था। रामचंद्र राव ने दामोदर राव को जंगल में, वह जंगल का जो क्षेत्र था दतिया, बार बार मैंने इस शब्द का यूज किया है, दतिया के जंगली क्षेत्रों में दामोदर राव को क्या किया, छोड़ दिया अकेले। 6 साल के बच्चे को अकेले जंगल में छोड़ दिया। वहां दामोदर राव भटकते बिलकते लहू लुहान होते हुए अकेले भटक रहा था, जिसका कोई रखवाला नहीं था। 10 दिन बाद दामोदर राव को अंग्रेजी सैनिकों ने पकड़ लिया। कहां से पकड़ा, तो जंगल के आसपास के गांवों से। कुछ लोगों ने उसके बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, ये सोचकर नहीं कि ये दामोदर राव है, कि एक भटकता हुआ बालक है। जब उसके बारे में बताया तो दामोदर राव की जो स्थिति थी, आप सुन के आपके आंसू निकल आएंगे। बताया जाता है कि बालक का चेहरा काला पड़ चुका था, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, लहू लुहान शरीर था, जो कपड़े पहने थे वो पहले ही फटे हुए थे और फट गए थे, और भूखे प्यासे जंगल के आसपास के गांव में भीख मांगते हुए पाए गए भोजन। उस स्थिति में जब ब्रिटिश पुलिस ने उसे पकड़ा तो अपने अधिकारी के पास ले गया। अधिकारी ने आदेश दिया कि इसे ले जाकर के नजरबंद कर दो, यानी इसे कैद कर दो। लेकिन वहां पर एक भारतीय कर्मचारी काम करते थे, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद एक छोटी सी बात और, जब दामोदर राव को वह सिपाही अपने अधिकारी के पास ले गया तो संभवतः उन्हें ह्यूरोज के पास भी ले जाया गया। ह्यूरोज ने जब दामोदर राव की उस स्थिति में देखा तो वह सोचते रह गया, जिस ह्यूरोज ने कितना नुकसान झेला था इसी बच्चे के लेकर, उसकी उस समय की दुर्दशा को देखकर, हालांकि यूरोज ने ही कहा कि नहीं, वहां पर प्रार्थना गया कि भाई ये बच्चा बच गया है तो क्या किया जाए, तो यूरोज ने आदेश दिया कि नहीं, बैर इसकी मां से था, इससे नहीं है, और उसके रहने मतलब उसके जीने रहने के लिए 200 रुपया मासिक यानी वजीफा देने का और उसके पढ़ाई लिखाई के खर्च उठाने का ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेवारी उठाया।
और आगे चल करके बाद में दामोदर राव इंदौर में एक बिजली विभाग में नौकरी लगी। उन्होंने विवाह किया, पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुआ, फिर दूसरा विवाह किया, उससे 2 संतान हुआ, पहला कृष्ण राव और दूसरा चंद्रकांत राव। इनका खानदान अभी भी इंदौर में रहता है। कृष्ण राव के पुत्र इंजीनियर हैं और इन्हें झांसी वाले कहकर वहां पुकारा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी झांसी में हर साल झांसी की रानी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के सारे आला कमान उनकी पुण्यतिथि वहां पर भोपाल में मनाती है, लेकिन इनके परिवार के लोगों को न तो बुलाया जाता है, न सम्मान दिया जाता है, कुछ नहीं, बुला दिया गया। ये आज के भेड़ियों की पहचान है। ये सब सुनकर देखकर ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे परम बलिदानियों ने बेकार का बलिदान दिया। देश राक्षसों के हाथ में है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। इस देश में केवल और केवल, पूरे देश में आज तक यदि किसी का नाम बार बार आता है तो नेहरू खानदान। सारा लड़ाई तो वही लड़ा है लोग, दूसरा कोई तो लड़ा ही नहीं है। जहां भी देखो हर चीज, सभी को भुला खत्म करने का ये लोग षड्यंत्र किया। उसके बाद में अभी जहां वो मरी थी लक्ष्मीबाई, वहां पर क्या स्थिति है? तो लक्ष्मीबाई जहां मरी हैं वहां पर एक स्मारक है, फूलबाग, ग्वालियर मध्य प्रदेश जगह का नाम है। उनके उस स्मारक का फूलबाग नाम है। उस हर साल वहां 18 जून को एक मेला लगता है जहां किशोरी लड़कियां, मतलब छोटी छोटी लड़कियां, घोड़े पर युद्ध अभ्यास करते हुए लक्ष्मीबाई की कहानियों के अनुसार वहां पर एक नाटक मंचन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उस लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल का जो डिजाइन है वह राजघाट दिल्ली, जो गांधी जी का समाधि स्थल का डिजाइन है वैसा है। वहां पर 24 घंटा दिया जलता है, अमर ज्योति जलता रहता है। ये वहां पर व्यवस्था है, आप वहां जा सकते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, निःशुल्क प्रवेश है, आप उसे घूम सकते हैं। इस तरह से लक्ष्मीबाई के जीवन की यही कहानी है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो मैं तो नहीं कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।